तो दोस्तों, साहित्य भंडार पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये कोशिश पसंद आ रही होगी। केलाल, नागराज, चाचा चौधरी और भी बहुत सारे हीरोज के कॉमिक्स को वापस ला रहे हैं आप लोगों को अपने बचपन की याद ताजा करने के लिए। तो आइए आज फिर से मजे लेते हैं बांकेलाल के एक और कारनामे का, जिसका नाम है लाश की तलाश। विशालगढ़ के राज उद्यान के एक सुनसान कोने में बरके छुटके काम बहुत ही सावधानी से होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। एक आदमी जो कि सैनिक के वेश में लग रहा है और चेहरा ढका हुआ है, बरके और छुटके नाम के दो लोगों से कुछ काम करने को कह रहा है गुप्त तरीके से। तो फिर यह पेशगी रख लो, शेष काम हो जाने के बाद काम हुआ ही समझो। उधर महामंत्री धर्म सिंह की देखरेख में राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। शाबाश, मुख्य द्वार से पंडाल तक फूलों की दरी बिछा दो। क्या सजावट हो रही। इस सजावट का कारण था राजा विक्रम सिंह के पुत्र का नामांकन समारोह। पूरे नगर के अलावा आसपास के राज्यों के राजाओं को भी रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया था, अतः तैयारियां जोरों पर थी। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैसे महाराज विक्रम सिंह और रानी स्वप्नलता ने एक चांद से पुत्र को जन्म दिया था। अब उसका नामांकन होना है, तो इसी खुशी में ये रात्रि भोज का कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से। 56 तरह के व्यंजन, वाह शरीफ चंद, आज तो दावत का मजा आ जाएगा। महाराज स्वयं महारानी स्वर्णलता के कक्ष में नन्हे राजकुमार के साथ उपस्थित थे। रानी स्वर्णलता, देखना हमारा बेटा एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं, ईश्वर करे हमारा बेटा एक दिन चांद की तरह गगन पे चमके। तभी महाराज की जय हो। कहो द्वार पर, हमसे क्या काम है? महाराज, लालगढ़ गांव का कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। लालगढ़? लेकिन इस समय हम उससे कैसे मिल सकते हैं? उसे आज हमारी दावत में शामिल होने का निमंत्रण दो। हम कल संध्या के समय उससे अवश्य भेंट करेंगे। क्षमा करें महाराज, उसकी हालत बहुत दयनीय है, शायद कल तक वह जीवित ना बच सके। क्या? महाराज परेशान हो गए। कहाँ है वो व्यक्ति? हम उससे इसी समय मिलना चाहते हैं। आइए महाराज। चिकित्सालय में राजवैद्य उसे होश में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। और फिर जैसे ही राजा विक्रम सिंह वहां पहुंचे, महाराज, अच्छा एक बूढ़ा सा है जो मरने की कगार पे है। ओ, इसकी हालत वाकई खराब है। राजवैद्य जी, क्या हुआ इसे? वो भुखमरी का शिकार है महाराज, गुर्दे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, बचने की कोई संभावना दिख नहीं पड़ती। यह क्या भुखमरी? क्या हमारे राज्य में कहीं भुखमरी से लोग मर रहे हैं? महाराज की जय हो। वो मरता हुआ व्यक्ति बोल रहा है, महाराज मैं लालगढ़ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम लखिया है। महाराज, लालगढ़ को वीरान होने से बचा लीजिए, वहाँ भयंकर सूखा अकाल पड़ा है। गिद्धों की भूखी निगाहें गिरती हुई लाशें ढूंढ रही है। अगर आपने शीघ्र ही वहाँ अनाज पानी की व्यवस्था ना की तो सैकड़ों इंसान की हत्या का पाप आपके सर होगा। हे राम। इतना कहते उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इस जानकारी के पश्चात राजा विक्रम अत्यंत गंभीर हो उठे। फिर बोले, यह कैसा दुर्भाग्य है। हम यहाँ दावतों का प्रबंध कर रहे हैं और उधर लालगढ़ के निवासी भुखमरी का शिकार होकर दम तोड़ रहे हैं। महाराज, हमें लालगढ़ के निवासियों के लिए तुरंत ही भोजन पानी और धन की व्यवस्था करनी चाहिए, महामंत्री कह रहे हैं। कुछ ही देर बाद महामंत्री धर्म सिंह के साथ 10 बैलगाड़ियों में खाने पीने के सामान वो धन ला दिया जाए महाराज। लेकिन एक समस्या है, इस सारे सामान को किसकी देखरेख में भेजा जाए? मैं स्वयं चला जाता हूँ महाराज, महामंत्री बोल रहे हैं। नहीं महामंत्री जी, अगर आप चलेंगे तो फिर मेहमानों की उचित देखभाल कौन करेगा? और सेनापति भी इस समय सीमा की गश्त पे हैं। तभी महाराज विक्रम सिंह के विशेष सलाहकार हसमुख ने वहां प्रवेश किया और कहा, महाराज आप हमारे बांकेलाल जी को क्यों भूल रहे हैं? इस कार्य के लिए बांकेलाल से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बांकेलाल? बांकेलाल जी, वाह। हाँ हसमुख, तुमने तो हमारी समस्या चुटकी बजाकर हल कर दी। गुस्ताखी माफ महाराज, बंदा इसी बात की तो तनख्वाह पाता है, कुछ पका रहे है हसमुख। महामंत्री जी, आप फौरन बांकेलाल को हमारे पास भेजिए। उधर बांकेलाल उस समय बदन को कसरती बनाने में लगा हुआ था। ये लाल लंगोटी वाले, अगर तेरी कृपा का भंडार इसी तरह खुला रहा तो मैं जल्दी ही इस लायक बन जाऊंगा कि मशहूर गामा पहलवान को भी चुनौती दे सकूंगा। जय बजरंगबली। तो बांकेलाल पहलवानी कर रहा है और सीधा गामा पहलवान से टक्कर लेने की सोच रहा है। और भोले शंकर, तुझसे तो केवल इतना ही प्रार्थना की बस तू मुझसे काम धाम से कुछ ही दूर कि तू बस मुझसे काम धाम से कुछ दूर ही रखना। जय भोले शंकर। तो भगवान शंकर से कुछ और मांग रहा है और बजरंगबली से कुछ और तभी संकट की घड़ी आन पड़ी। अरे महामंत्री धर्म सिंह जी, आप आइए आइए। खुसट कहीं का, मुसीबत गले डालने तो नहीं आया। ऊपर से तो आइए आइए बोल रहा है और अंदर सोच रहा बांकेलाल ये बूढ़ा जरूर कुछ मुसीबत लाया है। बांकेलाल जी, आपको तुरंत महाराज ने याद किया। धर्म सिंह बोल रहे हैं बांकेलाल से। महाराज ने? ओह, आप चलिए, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। जी, लेकिन कार्य बेहद महत्वपूर्ण है, आप शीघ्र राजदरबार पहुंच जाएं। महामंत्री की जाते ही बांकेलाल तैयार होकर राजदरबार की ओर चल पड़ा। समझ में नहीं आता कि ये सारे महत्वपूर्ण कार्य मेरे सिर पे ही क्यों मर दिए जाते हैं। ना जाने आज कौन सा कार्य होगा महाराज को मुझसे। ओह, मेरा बांकेलाल आ रहा है। महाराज खुश हो गए मनी मन। राजा विक्रम सिंह के सामने पहुंचकर बांकेलाल ने प्रणाम किया। प्रणाम का उत्तर देते हुए विक्रम सिंह बोले, बांकेलाल, तुम्हें इसी समय अनाज, जल, फल व धन से लदी 10 बैलगाड़ियां लेकर लालगढ़ जाना है
और भुखमरी के शिकार लालगढ़ के निवासियों के लिए राहत शिविर स्थापित करना है। 10 सैनिक तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ जाएंगे। 10 सैनिक? बुरे फंसे महाराज का हुक्म टाला भी नहीं जा सकता। बांकेलाल की तो हवा टाइट होनी शुरू हो गई, क्योंकि है तो निकम्मा। अचानक कुछ सोचकर बांकेलाल कह उठा, महाराज आपको तो पता ही होगा कि मैं अपने कार्य अकेला ही करता हूँ, इसलिए अगर आप लालगढ़ मुझे अकेली 10 बैलगाड़ियां लेकर जाने तो बड़ी कृपा होगी। हमें तुम पर नाज है बांकेलाल, तुम शीघ्र ही रवाना हो जाओ। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री कुछ सोच रहे हैं जो बांकेलाल क्या करना चाह रहा है। और फिर कुछ ही देर बाद, मैंने सारी बैलगाड़ियों को एक दूसरे के पीछे बांध दिया है। अब जहाँ पहली बैलगाड़ी जाएगी वहीं बाकी के 9 भी जाएंगी। वाह, इस वक्त तुम्हारी यात्रा सफल करे। इस प्रकार बांकेलाल लालगढ़ की ओर चल पड़ा। वाह, यह हुई ना कोई अकलमंदी की बात। बड़े दिनों से महल में पड़ा उब रहा था, अब कुछ दिन किसी दूसरे नगर में चैन की बंसी बजाऊंगा। लालगढ़ वासियों को मरने दो भूखमरी से। बांकेलाल ने खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया। उधर लालगढ़ में चारों ओर भूखमरी फैली। हे भगवान, हम पर रहम करो, बरसा दे रिमझिम सावन की जरी, या फिर इसी पल हमें मौत दे दो। भूख प्यास अब बर्दाश्त नहीं होता, लगता है हम सब यूं ही तरप तरप कर मर जाएंगे। पानी पानी। विशालगढ़ में लोगों की हालत बहुत ही खराब है। हौसला रखो भाइयों, लखिया हमारा संदेश विशालगढ़ तक अवश्य पहुंचा देगा और महाराज हमारी मदद के लिए कुछ उपाय अवश्य करेंगे। एक बुजुर्ग कह रहे हैं गांव के। लेकिन कुछ दिन और यूं ही बीत गए। अब तो लालगढ़ के निवासियों की हालत और भी खस्ता हो गई। उफ, लगता है लखिया हमारा संदेश महाराज तक नहीं पहुंचा पाया, अन्यथा महाराज हमारी मदद के लिए अंजल अवश्य भेजते। पानी, लोगों को पानी दाना कुछ नसीब नहीं हो रहा। काश हम गाँव छोड़कर कहीं कहीं चले गए होते। कैसी बातें कर रहे हो पार्वती, पुरखों की जमीन को ऐसे ही छोड़ जाते? हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। पहले ये होता था, लोगों में लगाव होती है अपने गांव की संपत्ति, खास करके जमीनों के प्रति। जबकि लालगढ़ के निवासियों के मुसीबत से दूर बांकेलाल रंगारंग कार्य में डूबा हुआ था। बांकेलाल नाच गाना शराब इनका मौज ले रहा है। शीघ्र बांकेलाल ने सारी जमा पूंजी अपने ऐशो आराम में उड़ा डाली। फिर एक दिन, ओह, केवल कुछ ही स्वर्ण मुद्राएं बची है, अब मुझे महल लौट जाना चाहिए। 10 खाली बैलगाड़ियां एकत्रित कर वह वापिस महल लौट पड़ा। राह में क्यों न लालगढ़ भी होता चलूं, कोई कहानी कर वहां के लोगों को सुना दूंगा। बची खुची मुद्राओं से थोड़ा भोजन खरीद कर उन्हें सौंप दूंगा, वरना वो मेरी शिकायत करने विशालगढ़ तक पहुंच सकते हैं। ऐसा सोच उसने अपने बैलगाड़ियों का रुख लालगढ़ की ओर कर दिया। उधर लालगढ़ के निवासी मृत्यु की प्रतीक्षा में ही जी रहे थे कि अचानक एक तीव्र अट्टहास वहां गूंज उठा। हा हा हा, हे भगवान, अब यह कौन सी मुसीबत टूट पड़ी। नजर उठी तो सामने खड़ा था एक भयंकर राक्षस। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। ओह राक्षस, अब तो इतना भी दम नहीं है कि उठकर भाग सके। लोगों की हालत तो ऐसी खराब थी, ऊपर से यह राक्षस भी आ गया उनको मारने। राक्षस की बात सुनते ही लालगढ़ के निवासियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। सभी लगभग एक ही स्वर में चिल्ला पड़े, राक्षस भाई, हम पे रहम करो और जितना जल्दी हो सके हमें खाकर अपनी भूख शांत कर लो। लोग इतने दुखी हो चुके हैं जो उन्हें अब ये सही लग रहा है। आई, यह तो स्वयं ही मरने पे उतारू हैं और इनमें इतना भी दम नहीं दिखता है कि उठकर खड़े भी हो सके। लगता है खुद कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। बहु, इन भूखे कंगालों को खाने से अच्छा है कि मैं खुद भूख से मर जाऊं। लालगढ़ गांव के लोगों की हालत देखकर वो राक्षस भी दुखी हो गया और वापस चल जाने लगा। अरे राक्षस भाई, जीवित छोड़कर कहाँ चले दिए? बहु, उसी पल उनमें से एक चौंक कर कह उठा, अरे शायद कोई बैलगाड़ियों का काफिला है। बैलगाड़ियों के उस काफिले को देखकर गांव वालों के अलावा 2 व्यक्तियों के चेहरे और खिल उठे। बांकेलाल आ गया छुटके, तीर कमान कस ले। अच्छा, तो ये बड़के और छुटके यहाँ पे बांकेलाल को मारने की प्रतीक्षा कर रहे थे और बांकेलाल को यहाँ भेजने का काम एक दरबारी ने किया था। कमबख्त न जाने इतने दिनों बाद क्यों पहुंचा है। हमारा तो खाना पीना भी कल शाम से खत्म हो चुका है। इसे छलनी कर दो। इसे छलनी करने में मैं अब देर नहीं लगाऊंगा, जरा निकट आ जाने दो इसे। उधर बांकेलाल के निकट पहुंचते ही सबने उसे चारों ओर से घेर लिया। यह देख बांकेलाल गंभीर होकर बोला, भाइयों, मेरा नाम बांकेलाल है। मुझे आपकी हालत देखकर सचमुच बहुत रोना आ रहा है, लेकिन मैं क्या करता। विशालगढ़ से लालगढ़ के रास्ते में भीषण आंधी तूफान में फंस गया था। सारा खाना पीना भी बर्बाद हो गया। जो कुछ बचा उसे लेकर सीधा चला आ रहा हूँ। 2 दिन से मैंने भी अन्न का दाना नहीं चखा है। आपसे विनती है कि इस भोजन को ग्रहण करे और मेरी शिकायत महाराज से मत करने, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बहू, बांकेलाल ने अपनी योजना पहले ही बना ली थी और झूठ बोलना शुरू कर दिया। यह सुन गांव का मुखिया प्रसन्न होता हुआ बोला, अरे तो इसमें रोने की क्या बात है। हमें तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप देरी से ही यहाँ पहुंचे। क्या मतलब? जी हाँ बांकेलाल जी, अगर आप यह खाद्य सामग्री लेकर पहले यहाँ आ गए होते तो आज शायद हम जीवित न होते। मैं कुछ समझा नहीं। मुखिया ने राक्षस के आने से लेकर भूखे ही चले जाने की बात उसे बताने के साथ ही कहा, अगर आप आज से पहले भोजन ले आते तो यकीनन हम उसे ग्रहण करके स्वस्थ हो जाते। उस अवस्था में राक्षस हमें अपना भोजन बनाए बिना ना छोड़ता। ओह, तो यह बात है। आप तो हमारे लिए जीवन दाता बनकर आए हैं। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। फिर वाला शिकायत कैसी? बोलो बांकेलाल की जय। वाह रे प्रभु, तेरी माया, यहाँ भी अपना चक्कर चला दिया।
उसी पर हाँ, आखिर मेरा शिकार मिल ही गया। अरे बाप रे, यह राक्षस तो फिर लौट आया। मर गए, अब बांके की लग गई। इन सब में मैं ही सबसे हट्टा कट्टा हूँ। यह मुझे बिना डकार लिए ही हजम कर जाएगा। बहू, कहाँ फंस गया रे मैं। उसी क्षण छोड़ दे तीर, यह गया। वो दोनों तीर चला दिया और बांकेलाल उछलकर राक्षस के पांव में गिर पड़ा। राक्षस जी, कृपा कर मुझे जाने दो। मुझे खाकर आपका जायका ही बिगड़ जाएगा। आप चाहें तो बैलगाड़ियों से जुटे सारे बैल खा लीजिए, लेकिन लेकिन आई आह। अच्छा, तो जैसे ही बांकेलाल ने राक्षस के पैर पकड़ने के लिए झुका, उन्होंने जो बांकेलाल के तीर चलाया था वो तीर सीधे राक्षस को जा लगा। भागो। और वो दोनों सोचा जो तीर उसको लगा बांकेलाल को, दोनों भाग खड़े हुए। ओह, अगर मैं ठीक समय पर राक्षस के पांव में ना गिर पड़ता तो ये सभी तीर मेरे सीने में आ धंसते। राक्षस मारा गया, राक्षस मारा गया। गाँव वाले खुश हैं कि राक्षस मारा गया। लालगढ़ के निवासियों ने बांकेलाल को प्रसन्नता पूर्वक खड़ा किया। फिर बोला, आपने तो कमाल कर दिया बांकेलाल जी। राक्षस को किस चतुराई से मार डाला। मैं बांकेलाल तो आश्चर्यचकित है जो हो क्या रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपके दोनों साथी भाग क्यों खड़े हुए। और अभी बाकी कुछ कह पाता कि तभी आकाश तेज गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर देखते ही देखते काले काले बादल उमड़ घुमड़ आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। आह, भगवान ने हमारी सुन ली। अब कोई भूखा प्यासा नहीं मरेगा। बांकेलाल जी की शुभ चरण हमारे लालगढ़ में पड़ते ही हमारी सारी मुसीबतें दूर हो गई। बोलो बांकेलाल की जय, बोलो इंद्र देवता की जय। अब तो मुझे तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। बांकेलाल अब वहां से निकलने की सोच रहा। फिर बांके अपनी जय जयकार सुनने के लिए वहां नहीं रुका और एक बैलगाड़ी लेकर वापस विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। आखिर वो ठीकना और लंबा व्यक्ति कौन था जो मेरी जान लेना चाहता था। और जब बांकेलाल वहां पहुंचा, अरे बांकेलाल जी, आप लौट आए। आपको तुरंत महाराज के पास भेजने की आज्ञा है। महाराज के पास? मुख्य द्वार पर बांकेलाल जैसे ही आगे बढ़ा, अरे बांकेलाल जी, आप तुरंत महाराज से मिले। कमाल है, जो भी मिलता है वही महाराज के पास जाने को कहता है। और कुछ दूर आगे बढ़ने पर, ओह बांकेलाल जी, आप लौट आए। आपको फौरन महाराज से मिलना चाहिए। जो भी दरबारी देख रहा है सब उसको महाराज से मिलने के लिए बोल रहा है। और महाराज के कक्ष में पहुंचते ही बांकेलाल कहते एक आशंका से कांप उठा, बांकेलाल, अरे कहीं महाराज को मेरी लालगढ़ वाली कारगुजारी का पता तो नहीं चल गया। बांकेलाल मन ही मन सोच रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बांकेलाल, कहाँ चले गए थे तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे यहाँ क्या क्या घटा है। आखिर क्या हुआ महाराज। महामंत्री धर्म सिंह का खून हो गया और लाश भी गायब है। खून? महामंत्री जी का खून, लाश गायब? मुझे पूरी बात बताइए महाराज, आखिर हुआ क्या। बांकेलाल के तो 9 हो चुके हैं। सुनो, यह उस दिन की बात है जिस दिन तुम लालगढ़ रवाना हुए। महामंत्री धर्म सिंह जी मेहमानों की आवागत में लगे थे। उधर मेहमानों के लिए भोजन तैयार हो रहा था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधान रसोइया शरीफ चंद के ऊपर थी। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सभी मेहमानों के आने तक सारे व्यंजन तैयार हो जाने चाहिए। तभी, ओह महामंत्री जी, आप? हाँ, मैं तेरी योजना समझ चुका हूँ दुष्ट। मुझे तुझसे यह उम्मीद बिल्कुल न थी, लेकिन अब मैं तुझे सजा दिलवाए बिना नहीं छोड़ूंगा। ओह, अब तो मुझे आपका खेल ही खत्म करना पड़ेगा। महामंत्री धर्म सिंह किसी के साथ कुछ बातें कर रहे थे और प्रधान रसोइया शरीफचंद सुन रहा था। खचाक, इतना सुनते ही शरीफचंद भय के मारे जोर जोर से चीख पड़ा, खून खून, महामंत्री जी का खून हो गया। महामंत्री जी का खून? क्या? पलक झपकती ये खबर हम तक भी पहुंच गई। हम खबर सुनकर सकते में आ गए। ओह, क्या कहा? महामंत्री धर्म सिंह जी का खून? हे प्रभु, महामंत्री जी का खून? सारे चौंक गए, हो क्या रहा है। हम भागे भागे वहां पहुंचे। शरीफचंद ने डरते डरते हाथ के संकेत से हमें बताया, उधर वहीं पर ही है महामंत्री जी की लाश। ओह, हम सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। कहाँ लाश? लाश यही होनी चाहिए थी। हत्यारे ने यही महामंत्री पर छोड़े का वार किया था। शरीफचंद उस जगह की ओर इशारा कर रहा था जहाँ पे उसने महामंत्री धर्म सिंह जी को किसी से बात करते हुए सुना था और चाकू घोंपने की आवाज सुनी थी। यह देखिए महाराज, खून। ओह, इसका मतलब ये सच कह रहा है, यहाँ महामंत्री जी का खून किया गया है। लेकिन शरीफचंद, अगर यहाँ खून हुआ तो फिर लाश कहाँ गई। बाकी तो ठीक है, लेकिन महामंत्री जी की लाश वहां मिल नहीं रही है। और काफी देर तक किसी के समझ में यह रहस्य नहीं आया, तो हमने आदेश दिया, सैनिकों, लाश की तलाश में महल के चप्पा चप्पा छान मारो और हत्यारे को ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजो। हत्यारा किसी भी सूरत में बचकर निकलना नहीं चाहिए। जाओ, जल्दी करो। जो आज्ञा महाराज। हम चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर रहे हैं। अपनी बात समाप्त करते हुए राजा विक्रम सिंह अत्यंत परेशान हो स्वर में बोले, और इस सब के बावजूद अभी तक ना तो हत्यारे का ही कोई सुराग लगा, ना ही महामंत्री जी की लाश का। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा बांकेलाल, हम क्या करें। ओह, यह तो सचमुच बहुत ही बुरा हुआ। चलो अच्छा हुआ चलो अच्छा हुआ, इसी कमबख्त खुसट के कारण लालगढ़ में मेरे प्राण जाते जाते रह गए थे। अब मजा आएगा। ऊपर से तो बांकेलाल दुखी हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर खुश हो रहा है। लेकिन प्रकट में वो बोला, किंतु महाराज, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लाश की तलाश और हत्यारे की खोज करना तो गुप्तचरों का कार्य है। नहीं नहीं बांकेलाल, अब यह कार्य उसके बस का नहीं रहा। हम चाहते हैं कि इस गुत्थी को अब तुम सुलझाओ। मैं? और मरता क्या ना करता। मजबूर होकर बांकेलाल को ओखली में सिर डालना ही पड़ा।
अब हत्यारे बांकेलाल की तीक्ष्ण नजरों से बचकर नहीं जा सकते। जबकि महाराज बिक्रम सिंह सोच रहे जो बांकेलाल जरूर खोज निकालेगा। खुसट खुद तो चला गया, साथ में मेरी जान भी आफत में डाल गया। जबकि बांकेलाल महामंत्री को कोस रहे हैं। उसी रात बांकेलाल की नींद एकाएकी किसी पुकार के साथ खुल गई। कौन? इतनी रात गए मुझे कौन पुकारा है? बांकेलाल, बांकेलाल। कौन है भाई? सामने क्यों नहीं आते? यार मैं हूँ बांकेलाल, महामंत्री धर्म सिंह। महामंत्री धर्म सिंह की लाश? बाप रे, भूत, भागो। बांकेलाल लड़के मारे रजाई में घुस गया। भूत, भूत, भूत। अब उधर जो सैनिक थे उसने भी बांकेलाल की आवाज सुन ली। कुछ ही देर में पूरे महल में जाग हो गया। राजा बिक्रम सिंह बांकेलाल की कक्ष की ओर दौड़े और बांकेलाल चिल्लाया जा रहा था अंदर, भूत, भूत। ये आवाज तो बांके की ही है। और फिर बांके, बांकेलाल उठो, कहाँ है भूत? भूत, भूत, बचाओ, बचाओ। यहाँ तो कोई नहीं है। उधर वो रहा। बांकेलाल खुद ही भूत लग रहा है। और वो तो आईना है बांकेलाल, उठो, तुमने अपनी शक्ल देखी होगी और अंधेरे में तुम भूत जैसे ही लगे। और अंधेरे में तुम्हें भूत जैसे ही लगी होगी। हे महाराज मजे ले रहे, सैनिक भी मजे ले रहा है। क्या? जो कि बांकेलाल को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन महाराज मैंने महामंत्री जी का भूत देखा है, वो मुझे पुकार रहे थे। महामंत्री जी का भूत? यह तुम क्या कह रहे हो बांकेलाल? भूत? महामंत्री जी का भूत? अब सब सोच में पड़ रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ऐसा लगता है कि मृत्यु के पश्चात महामंत्री की आत्मा अभी तक भटक रही है। तुम्हें अवश्य वहम हुआ है। चलो अब सो जाओ, सुबह उठकर तुम्हें हत्यारे और लाश की तलाश करनी है। और हाँ, दरवाजा भीतर से बंद कर लेना। ठीक है महाराज। इसका मतलब मैं सचमुच में स्वप्न देख रहा था। इतना कहकर महाराज तो चले गए। लेकिन इधर बांकेलाल के दिमाग एक नई खुराफात करने की सोच रहा था। मिल गया, इस मनहूस काम से पीछा छुड़ाने का मौका मिल गया। बांकेलाल ने उपाय ढूंढ निकाला इस काम से बचने का। अगर मैं महल में महामंत्री जी के भूत का प्रचार कर दूं तो सब लोग महल छोड़कर चले जाएंगे और मैं चुपके से भीतर आकर आराम से यहाँ रहूंगा। वो हमारा पापड़ वाले का क्या मस्त योजना बनाई है बांकेलाल। उसी रात प्रधान रसोई शरीफ चंद के कक्ष में। उफ, कौन है? शरीफ चंद के ऊपर एक सब्जी आ गिरी, लौकी। अचानक एक सरसराता हुआ टमाटर उसकी नाक पर आकर फूट गया। फच! भयभीत शरीफ चंद मुंह से घिघियाती आवाज में निकली, कौन? इसी क्षण एक खरखराती आवाज वहां से गूंज उठी। मुझे नहीं पहचाना शरीफ चंद? मैं हूँ महामंत्री धर्म सिंह। अब तो शरीफ चंद की भी हालत खराब होगी। तूने मुझे मरते हुए तो देखा, लेकिन मुझे बचाने की कोई चेष्टा नहीं की। मूर्ख, अब मैं तुझे भी मारकर प्रेत योनि में शामिल कर लूंगा। हाँ, नहीं नहीं, बचाओ, अरे कोई है, बचाओ, भूत, 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 भूत ही। अब यह लवादा छिपाकर चलूं शरीफ चंद की खबर लेने। अच्छा, तो ये भूत बांकेलाल बना था और वो भूत वाला ड्रेस था जिसको छुपाकर निकल लिया कुछ ही देर में। अरे शरीफ चंद, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बांकेलाल जी, मैंने भूत देखा है, महामंत्री का भूत। महामंत्री का भूत? जी हाँ बांकेलाल जी, वह मुझे मार डालेगा। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ महल छोड़कर। रात्रि के अंतिम पहर। अचानक राजमहल की उद्यान के माली की नींद टूट गई। खटखट खट। इस समय कौन है बाहर? तो मालिक का दरवाजा कोई खटखटा रहा है इस समय पे। द्वार खोलते ही गायब। जरूर कोई आसपास छिपा है और मुझे बुढ़े से मजाक कर रहा है। दूसरे ही पल मालिक के गले से चीख निकल गई। आई! माली का पैर एक रस्सी के फंदे में पड़ गया और वह गिर गया क्योंकि रस्सी किसी ने खींच दी। और बचाओ, बचाओ, हाँ, तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इस खरखराते स्वर को सुनकर माली की घिघी सी बन गई। वह हकलाया सा बोला, कौन कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मुझे नहीं जानता मूर्ख, मैं महामंत्री धर्म सिंह का भूत हूँ। हाँ, आज मैं तेरा गरमा गरम लहू पीऊंगा बहू। और ये काम बांकेलाल कर रहा है। और भूत का नाम सुनते ही मालिक चीख मारकर बेहोश हो गया। बांकेलाल ने तुरंत रस्सी छोड़ दी। चलो यह भी अच्छा हुआ कि यह बेहोश हो गया। अब इससे पहले कि कोई इधर आ निकले मुझे असके पांव से रस्सी निकाल लेनी चाहिए। और फिर जैसे ही बांकेलाल ने रस्सी निकालकर झाड़ियों की ओर फेंकी, चीख की आवाज इधर से ही आई थी। अरे वह कौन खड़ा है वहाँ? बांकेलाल जी आप? मैं तो यह चीख की आवाज सुनकर आया था, किंतु अब तुम देख के आ रहे हो। जल्दी से इसे उठाकर राजवैद्य के पास ले चलो। और फिर होश में आता ही माली अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से ऐसे भागा जैसे कि पीछे सैकड़ों भूत पड़े हों। अरे सुनो तो राम सिंह, कहाँ भागे जा रहे हो? यह महल अब भूतियों का महल बन गया है। अब मैं इसमें एक पल भी नहीं रुकूंगा। तो शरीफ चंद के बाद ये माली भी गया महल छोड़ के। रातों रात भूत का इतना प्रचार हो गया कि सुबह उगने से पूर्वी महल के आधे कर्मचारी महल छोड़कर भाग चुके थे। अगले दिन, बांकेलाल यह सब क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है महाराज। महाराज मैं तो केवल इतना कहूंगा महाराज कि इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। फिर स्वयं मैंने अपनी आंखों से भी वो देखा है। महाराज मेरी तो ये राय है कि यह महल खाली करके आप भी दूसरे महल में चले जाएं। मैं इस रहस्य का पता लगाने की चेष्टा करूंगा, लेकिन अगर इस बीच में आपको कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। भूतों का क्या भरोसा, वो किसी के साथ कैसी भी दुष्ट हरकत कर सकता है। बांकेलाल महाराज को भी डरा दिया। महाराज की जय हो। महाराज
अब हम इस महल में नहीं रहेंगे, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी बीवी बच्चों का क्या होगा। अतः हम सब यहाँ से जाने का निश्चय किया है। हम आपसे यही प्रार्थना करने आए महाराज कि आप भी यह महल छोड़कर दूसरे महल में चले जाएं। राजमहल के सारे काम करने वाले लोग महाराज से बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से जाने दे और खुद भी चले जाएं। ये ठीक कहते हैं महाराज। माखनलाल भी उसके हाँ में हाँ मिला रहा है। और इस प्रकार राजा विक्रम सिंह दूसरे महल में आ गए। वाह, मेरी योजना सफल हो गई। अब आज रात ही मैं चुपके से यहाँ से गायब होकर महल जाऊंगा, जहाँ मुझे किसी लाश की तलाश में सिर नहीं खपाना पड़ेगा। उसी रात बांकेलाल पुराने महल में आ गया। आह, कितनी शांति है यहाँ। अब कुछ दिन चैन से कटेंगे, बाद में देखी जाएगी। मौज है बांकेलाल की। महल खाली करवा के अकेले मौज लेगा। आधी रात के समय अचानक बांकेलाल की नींद उचट गई। अरे, यह कौन है? शायद कोई चोर कक्ष में घुसने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन महल में तो इस वक्त मैं अकेला हूँ। बाप रे, अब क्या होगा। वो तीनों व्यक्ति बड़े ही रहस्यमय ढंग से भीतर आ गए। उसके निकट पहुंचकर उनमें से एक बोला, क्या इसे जगाएं? नहीं, ऐसे ही उतार दो गर्दन। भड़के, जल्दी करो। गर्दन? मर गए बांके बेटा। अब तो ये वही दोनों है जिसने बांकेलाल को मारने की कोशिश की थी ललनगढ़ गांव में। भड़के के छुड़े वाला हाथ ऊपर उठा, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे आ पाता, एक आवाज वहां गूंज उठी, खबरदार। कौन है? अचानक वो तीनों और बांकेलाल भी चौंक गए। यह आवाज तो महामंत्री धर्म सिंह की है। जबकि बांकेलाल मन ही मन सोच रहा है, और उसने उठकर वो चद्दर उससे गुंडे पे फेंक दिया। भूत भूत भूत। महामंत्री धर्म सिंह, ठहरो बांकेलाल, मैं भूत नहीं हूँ और तुम अपनी जगह पर खड़े रहे हंसमुख। तुम्हारा वंडा अब फूट चुका है। हंसमुख? महाराज का विशेष सलाहकार? ये वही है जिसने बांकेलाल को लालगढ़ भेजा था, और वहां पे वो दोनों बंदे बांकेलाल को मारने के लिए तीर चलाए थे, जिससे राक्षस मर गया था। बांकेलाल, देख लो, मैं भूत नहीं हूँ, असली महामंत्री धर्म सिंह हूँ। लेकिन आगे की कहानी तुम्हें हंसमुख बताएगा। क्यों हंसमुख? मुझे क्षमा कर दीजिए महामंत्री जी, मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। अपराध? यह सच है बांकेलाल जी कि आपकी प्रसिद्धि देख के मैं ईर्ष्या से जल उठा था। फिर एक दिन मुझे बदला लेने का मौका मिल गया। लखिया महाराज से पहले मेरे हाथ लग गया। लखिया वही गरीब था जो लालगढ़ से महाराज के पास आया था। ए, कौन हो तुम? महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? हुजूर, मुझे इसी क्षण महाराज से भेंट करनी है। लालगढ़ में भयंकर सूखा हुआ काल पड़ा है। मैं महाराज से बहुत से प्राणों की भीख मांगने आया हूँ। लालगढ़ के विषय में जानने के बाद मैंने उसे महल में जाने दिया और सोचा, वाह, महाराज लालगढ़ के लिए रसद अवश्य भेजेंगे। अगर ये रसद लेकर बांकेलाल लालगढ़ जाए और वहाँ, हाँ, अब बांकेलाल नहीं बचेगा, तो इसी ने वो सारी योजना बनाई थी। संयोग से अगले दिन राजकुमार का नामांकन समारोह था। मैंने बड़के और छुटके को बांकेलाल का काम तमाम करने का कार्य सौंप दिया। लेकिन हसमुख जी, अगर रसद लेकर कोई और चला गया तो तुम देख लेना, रसद लेकर बांकेलाल ही जाएगा। वाह, फिर तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम पहले ही लालगढ़ पहुंच जाएंगे और मौका लगते ही। इस प्रकार सारी योजना तो बन गई, लेकिन बड़के छुटके बांके को समाप्त न कर सके। ओह, तो वो तीर मुझ पे बड़के छुटके नहीं चलाए थे। आगे की कहानी तुम्हें मैं बताता हूँ बांकेलाल जी। बड़के छुटके की तुम्हारी हत्या का कार्य सौंपकर हसमुख शराब में इतना डूब गया कि अपने कक्ष में जोर जोर से बोलने लगा, हाँ, अब बांकेलाल को कोई नहीं बचा सकता, मेरा पद अब कोई नहीं छीन सकता। संयोग से उसी समय मैं वहां से गुजर रहा था। अभी मैं कुछ सुनने का प्रयास करता हुआ हसमुख के कक्ष से बाहर निकलकर एक तरफ चल दिया। इसको रोककर पूछना होगा कि बांकेलाल के साथ इसने क्या षड्यंत्र रचा है। मैंने उसे रोका। मुझे देखकर वो चौंक गया। ओह महामंत्री जी, आप? हाँ, तो मैं तेरी योजना समझ चुका हूँ दुष्ट। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल न थी। और मुझे अपने सामने देखकर हसमुख ने घबराकर छुरा निकाला और मुझ पे वार कर दिया, और फिर एक तरफ बंधे घोड़ों की ओर दौड़ पड़ा। तभी शोर मच गया, खून खून, महामंत्री जी का खून हो गया। ओह, मुझे उसका पीछा करना होगा। मैंने घोड़े पर काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन एक स्थान पर वो एकाएक मेरी निगाहों से ओझल हो गया। अरे, कहाँ गया कंबल? तभी वृक्ष के ऊपर से फिर हसमुख ने मुझ पे हमला कर दिया। मैंने हसमुख का मुकाबला करना चाहा, तभी वहां किसी के आने की आहट पर हसमुख वहां से भाग खड़ा हुआ और अधिक बह जाने के कारण मैं बेहोश हो गया। और अब मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक मुनि के कुटिया में पाया। मैं कहाँ हूँ महात्मा? घबराओ नहीं, अब तुम ठीक हो जाओगे। पूरी तरह स्वस्थ होने में मुझे कुछ समय लग गया। फिर मैं जब महल पहुंचा, अरे बाकी तो ठीक है, इसका मतलब हसमुख का षड्यंत्र विफल हो गया। और तब मैंने सोचा, इसका मतलब हसमुख फिर से षड्यंत्र करेगा। क्यों न मैं भी कुछ दिन और दुनिया के निगाहों में छिपा रहूं और हसमुख को रंगे हाथ पकड़ूं। ऐसे सोच में वापिस चल पड़ा। और फिर रात होते ही मैंने अपनी योजना तुम्हें समझाने तुम्हारे कक्ष में खिड़की पर पहुंचकर तुम्हें पुकारा, बांकेलाल बांकेलाल। लेकिन तुमने मुझे भूत समझ लिया और शोर मचा दिया। मुझे वहां से भागना पड़ा। भूत भूत। ओह, बांके ने सब गड़बड़ कर दी। और फिर अगले ही दिन मेरे भूत का प्रचार आरंभ हो गया। मेरा भूत महल में देखा गया। आश्चर्य। महामंत्री सोच रहे मैं तो जिंदा हूँ, भूत कहाँ से आ गया। मुझे लगा कि कहीं इसमें भी हसमुख की कोई चाल तो नहीं है। फिर एक दिन महल खाली हो गया। मैंने तुम्हें रसमय ढंग से महल में दाखिल होते देखा। अब जब महल में कोई नहीं रहा तो बांके भीतर क्यों जा रहा है? तो मैं भी महल में घुसने की सोच ही रहा था। तभी ये तीनों शैतान भी महल में घुसते दिखाई दिए।
ओह ये शैतान, यहाँ भी मामला कुछ गड़बड़ है। और इसके बाद तुम जानते हो बांकेलाल जी के क्या हुआ। उफ, मेरी चैन और आराम से रहने की सारी योजना चौपट हो गई। अब तो मुझे ऐसा नाटक करना पड़ेगा कि जैसे महामंत्री की लाश की तलाश, मेरा मतलब है महामंत्री का पता मैंने ही लगाया है। सहसा महामंत्री ने पूछा, बांकेलाल एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब सब लोग महल छोड़कर चले गए तो तुम वापस यहाँ क्यों आए। वो इन्हीं दुष्टों की तलाश में महामंत्री जी। लालगढ़ में बड़के छुटके के आक्रमण के बाद मुझे इस षड्यंत्र का आगाज हो चुका था। तब मैंने सोचा कि आपके भूत का प्रचार करके यह महल खाली करवा लूं, फिर अकेला पाकर हत्यारे मुझ पर आक्रमण अवश्य करेंगे। अगर आप कुछ देर और ना आते तो मैं तो मार मार कर इनका सुरमा बनाने वाला था। वो आप महान है बांकेलाल जी, और मैं मूर्ख आपकी योजना समझ न सका। जबकि उधर इधर बांकेलाल और धर्म सिंह बात कर रहे थे और इतने में हसमुख कुछ और सोच रहा था। यही मौका है, और इसी पर हसमुख महामंत्री पर टूट पड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ भी समझने का मौका नहीं दूंगा महामंत्री। ओह हाँ, अब तुम दोनों मरोगे और इस महल में मैं रहूंगा। वाह उस्ताद, क्या हाथ चला है, खत्म कर दो दोनों को। लेकिन ठीक उसी पल एक तीव्र झटके से धरती हिल उठी। ओह यह क्या, भूकंप। भागो बांकेलाल। बाप रे, आज तो मेरे बाप रे, आज तो मरे बेटा बांके। दोनों ही जैसे कक्ष से बाहर निकले कि कक्ष की छत भरभरा कर गिर पड़ी। और तेज दौड़ो बांके। तभी तभी झटका खाकर दोनों गिर पड़े और गिरते ही बांकेलाल बेहोश हो गया। ठीक उसी क्षण महल की पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। और जब बांके को होश आया, आह मैं कहाँ हूँ, हमारे दूसरे महल में। बांकेलाल बेहोश था तो उसे उठाकर नए महल में लाया गया जहाँ महाराज रह रहे थे। अरे महाराज आप, उठो बांकेलाल, अब तुम ठीक हो। हाँ बांकेलाल, महामंत्री ने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर हम सब लोग पुराने महल छोड़कर इस नए महल में ना आ जाते तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर डाला वहाँ पे। लेकिन बांकेलाल, तुमने अपने प्राण को संकट में क्यों डाला। अगर अकेला पाकर वो हत्यारे तुम्हें, ओह मेरे कारण ये सब बच गए। लानत है मुझ पर। काश इन्हें महल से बाहर न करके खुद ही चला गया होता तो शायद इस दूसरे महल का मालिक मैं ही होता। बहू बांकेलाल फिर रो रहा है अपनी किस्मत पे। लेकिन अब तो पासा पलट चुका था। अतः बांकेलाल नई बात बनाकर बोला, नहीं महाराज, दरअसल मुझे भूकंप में महल ढह जाने की पूर्व जानकारी कुछ दिनों पूर्व स्वप्न में भगवान शंकर के कारण हो चुकी थी। लेकिन मैं चाहता था कि महामंत्री जी की लाश व तलाश वो हत्यारों की खोज भी लगे हाथ ही कर ली जाए। अब आप तो जानते ही हैं कि भगवान शंकर की मुझ पर इतनी कृपा है, इसलिए मैं कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता। वाह बांकेलाल, आज तो तुमने हमें अपना गुलाम ही बना लिया। महाराज तो पूरे ही पिघल चुके हैं। और तब राजा विक्रम सिंह ने घोषणा की, साथियों उस दिन महामंत्री जी के कारण हमें अपने पुत्र का नामकरण समारोह रद्द करना पड़ा था। लेकिन अब यह समारोह अगले हफ्ता मनाया जाएगा, जिसमें बांकेलाल जी राजकुमार के लिए कोई अच्छा सा नाम सोचकर रखेंगे। इनाम की जगह नाम लानत है बांके तेरी किस्मत पर। बोलो बांकेलाल की जय। तो दोस्तों, ये था बांकेलाल का एक और मस्त गुदगुदी भरा कारनामा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, थोड़ी मेहनत होती है तो प्लीज हमारे वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।